don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान. Hello friends, how are you? My name is Abhinandan Tahil and I'm a GS faculty here. और I'm going to present my current affair class. To the new student I want to tell कि हमारा ये जो क्लास है ये मंथली करंट अफेयर का क्लास होता है जो हम वीकली प्रोवाइड कराते हैं. मतलब एक मंथ में 4 वीक होते हैं तो हम वीकली आपको ये प्रोवाइड कराते हैं. 30 to 35 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका एक कंपाइलेशन होता है और इसी तरीके से पूरा महीना कवर हो जाएगा. तो जितना भी आपके एग्जाम तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं. ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना है, उनको अगर वो यहाँ पे वीडियोस देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें. आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं और हम भी एक मैगजीन आपको प्रोवाइड कराएंगे एट दी एंड ऑफ द सेशन, और जब सेशन खत्म होने वाला है उससे थोड़ा पहले. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर क्लास. और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ कोप इंडिया एक्सरसाइज. एक कोप इंडिया एक्सरसाइज होनी है. क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट है जो उसको होस्ट कर रहा है. ठीक है, तो पहले आपको बता दूं ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है. एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. जनरली ये होती है इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. तो क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है. और अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. ये कह रहा है कि कौन से स्टेट में होगी. तो ये जो हो रही है ये हो रही है वेस्ट बंगाल में. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों, वेस्ट बंगाल. और इंडिया की साइड से कौन कौन जा रहे हैं, इंडिया की साइड से सुखोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा, राफेल इसमें पार्टिसिपेट करेगा और अमेरिका की साइड से उनके F-15 आ रहे हैं. ठीक है, तो ये एक तरह की एयरफोर्स एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये दूसरी एक्सरसाइज है. विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023. तो ऑब्वियसली ये स्लीनेक्स है और स्लीनेक्स एक्सरसाइज जो होती है वो किसके बीच में होती है, वो होती है इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, स्लीनेक्स. अगर यही सिम्बेक्स होता तो वो सिंगापुर होता, याद रखना. ये स्लीनेक्स है. ये कह रहा है कि कहां होगी. अब ऑब्वियसली इंडिया और श्रीलंका के बीच की बायलैटरल एक्सरसाइज है, या तो ए होगा या क्या होगा, बी होगा. दिस इज ऑब्वियस. तो इस बार की जो एक्सरसाइज हो रही है ये हो रही है कोलंबो में. तो कोलंबो में हो रही है तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों, श्रीलंका. बी इज द करेक्ट आंसर. जो लास्ट टाइम ये हुई थी विशाखापट्टनम में हुई थी, बट इस बार ये कहां हो रही है, कोलंबो में हो रही है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सलार दे एटाकामा इज द लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट फाउंड इन विच कंट्री. सलार दे अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है. ओके, तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये एक रीजन है. ये दोनों साइड माउंटेन से घिरा हुआ है. ठीक है, तो जो भी यहाँ का पानी है वो बाहर निकल नहीं पाता. जब पानी बाहर निकल नहीं पाता और क्योंकि एक डेजर्ट में है तो सारा पानी यहीं से इवेपोरेट होगा. सारा पानी यहीं पे क्या होगा, इवेपोरेट होगा. तो वाटर तो ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएंगे मिनरल्स. तो ये कह रहा है कि ये जो सॉल्ट फ्लैट है ये किस देश में पड़ता है. और आपको पता ही है कि जो एटाकामा डेजर्ट है मेजॉरिटी वो कहाँ पड़ता है, वो चिली कंट्री में पड़ता है. तो इसका आंसर भी क्या होगा, चिले ही होगा. अगर नहीं भी पता तब भी इसका आंसर चिले ही होना है. और आपको पता होना चाहिए जो एटाकामा डेजर्ट है वो ड्राईएस्ट डेजर्ट है. ड्राईएस्ट, उससे ज्यादा ड्राई कोई जगह नहीं होती. ड्राई मतलब उससे ज्यादा सूखी कोई जगह नहीं है. अगर आप बात करो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को छोड़ दें तो दुनिया का सबसे ज्यादा ड्राईएस्ट एरिया कौन सा है, एटाकामा है. कंट्री है चिले. इसका आंसर क्या हो गया, ब्रावो, चिले. ओके, नेक्स्ट. सी लैम्प्रे विच सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज. तो ये एक स्पीशीज की बात कर रहा है जिसका नाम है सी लैम्प्रे. ये कह रहा है कि किस चीज की स्पीशीज है. एक्चुअली ये एक फिश की स्पीशीज है जिसके मुंह में कुछ ऐसे टेंटिकल्स मिलते हैं. ऐसा उसका मुंह होता है फिश का. हाँ, अब फिश ऐसी होती है बच्चों, ऐसा फिश होती है. हाँ, कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर है. इसका नाम है लैम्प्रे.
ये कह रहा है कि लैम्प्रे किस चीज की प्रजाति है बच्चों, वो एक फिश की प्रजाति है। इसको पैरासाइटिक फिश भी बोलते हैं। इसका ऐसा मुंह होने का कारण ये है क्योंकि ये ब्लड सक करती है, अपने प्री का, अपने शिकार का ये ब्लड सक करती है। और इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, फिश, पैरासाइटिक फिश। ठीक है, नेक्स्ट, ISRO conducted a reusable launch vehicle autonomous landing mission along with which institutions? इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर पुनः प्रयोग्य प्रक्षेपण यान स्वायत्त लैंडिंग मिशन का संचालन किया? ओके, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब भी हम रॉकेट छोड़ते हैं इन द एयर और वो रॉकेट फिर बर्बाद हो जाता है, ठीक है, और किसी भी रॉकेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और रॉकेट का काम क्या होता है, किसी भी ऑन बोर्ड चीज को स्पेस में ले जाना। स्पेस में चीज चली गई, रॉकेट का काम खत्म। अब अगर हमें पैसा बचाना है और अगर रिसोर्सेज बचानी है और अगर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें चीजों को रीयूज करना आना चाहिए। तो ये इंडिया ने एक बहुत बड़ा फीट अचीव किया है। हमने एक सक्सेसफुल ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया है और जो सक्सेस हुआ है, और ये पूछ रहा है कि इसरो ने ये किन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये किया। ये अकेले इसरो का काम नहीं था और इंडिया को उन चुनिंदा कंट्रीज में आ जाएगी जो ये काम कर पाई है। तो ये पूछ रहा है कि इसरो ने किन 2 इंस्टीट्यूशंस का हेल्प लिया, तो उसका आंसर ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या आंसर है? ए, DRDO और IAF इंडियन एयरफोर्स, इन सब ने मिलके इस चीज को किया है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और देखिए देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं मिलके ये काम किया है। ठीक है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट, सलीम दुरानी करके कोई व्यक्ति है, ये पूछ रहे हैं कि सलीम दुरानी जो है वो कौन है। ठीक है, तो ये अफगान बोर्न है, अफगान बोर्न है, ये अफगानिस्तान में पैदा हुआ है। इंडिया के लिए इसने क्रिकेट खेला है। तो ये पूछ रहा है, और अभी इनकी डेथ हो गई, अभी इनकी डेथ हो गई, इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो ये पूछ रहे हैं कि सलीम दुरानी कौन है, तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है और गेम कौन सा खेलते हैं, क्रिकेट गेम खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट, WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज मलेरिया फ्री रिसेंटली। WHO ने किसे मलेरिया फ्री घोषित किया। देखो मलेरिया एक बड़ी बीमारी, इंडिया में लाखों जाने जाती हैं इन अ सीजन। ओके, तो अभी कोई कंट्री रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई है बाय WHO। और आपको पता होगा ये पहली कंट्री नहीं है, इट इज अ लिस्ट, अ होल लिस्ट, बहुत सारी कंट्री जहां पे मलेरिया फ्री होता है। अब वैसे आप देखो, अगर टेम्परेट रीजन की बात करें, हम अगर ट्रॉपिक से बाहर जाए तो वैसे ही मच्छरों के पैदा होने की नेचुरल कंडीशन नहीं मिलती। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पे एक नेचुरल कंडीशन नहीं होती जहाँ पे मच्छर पैदा हो। मच्छर जो पैदा होते हैं वो थोड़े गर्म इलाकों में होते हैं। तो जनरली जो ऊपर के नेशंस हैं वो तो भाई है ही मलेरिया फ्री। बात तो तब है जब इंडिया जैसी कंट्री मलेरिया फ्री हो जाए, क्योंकि हम तो एक सबसे अच्छी कंडीशन देते हैं मच्छरों के पैदा होने की। ठीक है, तो कह रहा है कि किस कंट्री ने रिसेंटली मलेरिया फ्री टैग हासिल किया है WHO से। वैसे अपने पड़ोसियों की बात करें तो मालदीव्स और श्रीलंका ये काम कर चुके हैं, बहुत पहले ही कर चुके हैं। चाइना भी ये काम कर चुका है इन 2021। इंडिया नहीं है अभी, इंडिया तो हमें पक्का ही पता है इंडिया हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं है, ये नहीं है, एक ही है अजरबैजान एंड तजिकिस्तान। ठीक है, इन 2 कंट्रीज ने मलेरिया फ्री का टैग ले लिया है और इट इज अ बिग फीट। और वैसे भी ये टेम्परेट रीजन में इनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं। जब श्रीलंका कर सकती है तो व्हाई वी वांट, तो हमें भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोएग्जिस्टेंस। एक ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कह रहा है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, ये हुई है यूके में। और इस कॉन्फ्रेंस को कराने के पीछे 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका नाम है IUCN, FAO, UNDP, इनके कंबाइन एफर्ट से हुई है। और इस बार ये कहां हुई है, ये यूके में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच अफ्रीकन कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? और ये बड़ी बात है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक अफ्रीकन कंट्री द्वारा, भले ही 10 किलो की थी, उसका नाम है ताइफा-1। ताइफा-1। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सैटेलाइट है ये किस कंट्री ने छोड़ी है? ताइफा-1। अर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब बाहर से अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। देखो, अब आपको पता लगाना है कि इस बारी यूपी में वीट कितना हुआ है। उसका तरीका यह है, आप फिजिकली जाके उसको नापो कि भाई इतने हेक्टेयर लैंड पे वीट लगा है। क्यों ना हम ऐसा करें, ऊपर सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर लें और वहां से कैलकुलेट कर लें कि वीट कितना लगा है इस बार यूपी में। तो इसका मतलब यह है कि आप अर्थ को दूर से बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हो, साइक्लोन का पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, क्रॉपिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, कितने फॉरेस्ट बचे नहीं बचे आप वो ऑब्जर्व कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी अफ्रीकन नेशन ने ऐसा कर लिया, और उसका नाम है केनिया और सैटेलाइट का नाम है ताइफा-1। ओके, नेक्स्ट। ये कह रहा है कि किस कंट्री में रिसेंटली रेफरेंडम हुआ है फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? रेफरेंडम इज अ टाइप ऑफ वोट, वोटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि रेफरेंडम हुआ होगा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का रेफरेंडम हुआ होगा। यस और नो में आंसर देना होता है, जैसे कि यस और नो। तो यस, एक रेफरेंडम हुआ है अभी रिसेंटली, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स हों, जहाँ पे गवर्नमेंट को हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना पाएँ। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है एक नेशन, ये उसके लिए उन्होंने रेफरेंडम किया है। कंट्री का नाम पूछा है, यस, कंट्री का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकेंत, ठीक है, ताशकेंत उसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान। ओके, प्रोबा 3 मिशन विच विल बी लॉन्च अब्रॉड, इसरोज PSLVs, मतलब हमारे लॉन्च व्हीकल पर कोई और स्पेस एजेंसी अपना मिशन भेज रही है, प्रोबा 3, और ये भेज रही है कहां पे? सन पर, ठीक है। तो प्रोबा 3 करके एक मिशन भेज रही है कोई और स्पेस एजेंसी, नॉट इसरो, बट जो वो लॉन्च व्हीकल यूज कर रही है, जो रॉकेट यूज कर रही है, वो इंडिया का होगा। हमारा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पूछ रहा है कि स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? उसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या नाम है बच्चों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन इज टू सेट अप द कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड? किस संस्था को कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करना है? ओके, देखो ये यहां पे गिवन है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। देखो, कॉर्पोरेट जो होते हैं लाइक अडानी, अंबानी या कोई भी, ये ना क्या करते हैं, ये डेट लेते हैं फ्रॉम द मार्केट, उधार लेते हैं, और लोग इन्हें उधार देते हैं। कभी कभार हमारा पैसा डूबता भी है, तो एक फंड बनाया गया है टू इंश्योर अस कि भाई तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, तुम्हारे पैसे की गारंटी हम देते हैं, आप लोन दीजिए। अगर आप लोन देंगे तो ये कंपनीज अपने नए प्लांट सेटअप करेंगी, नई फैक्ट्रीज लगाएंगी, नए इंस्टीट्यूशन बनाएंगी, और उससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ये फंड बनाया गया है हम जैसे लोगों को इंश्योर करने के लिए कि कीप इन्वेस्टिंग इन दीज डेट फंड्स, और वी आर इंश्योरिंग यू कि आप टेंशन मत ले। ये कह रहा है कि ये किसका इनिशिएटिव है? ये इनिशिएटिव इसका है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इज अ फेमस पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किसी देश की एक फेमस, एक प्रसिद्ध पार्टी है। वो पूछ रहा है उस देश का नाम बताओ। और हम सबको पता है कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, कू हुआ है, मतलब वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया है और अब वहां पे मिलिट्री रूल कर रही है। तो क्वेश्चन भी यही है कि कौन, ये जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये कहां की पार्टी है? और मैंने आपको बता भी दिया है कि तख्ता पलट या जो इसे कू बोलते हैं, ये कू कहां हुआ है? ये म्यांमार में हुआ है। तो म्यांमार के लोगों ने इन्हें चुन के बिठाया था और अब वहां पे मिलिट्री रूल कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, लिनक्स U2 सिस्टम, एक कोई ये U2 सिस्टम है, वॉरफेयर का सिस्टम है, कोई गन टाइप है।
इंडिजिनसली बिल्ड है, इंडिजिनसली का मतलब होता है स्वदेशी रूप से निर्मित है, एक नेवल गन है। क्वेश्चन ये है कि ये किसने बनाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारे उसके जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस सिस्टम को बनाने के लिए किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसका नाम क्या है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो आंसर क्या हुआ बच्चों, सी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जनरली बच्चे DRDO उसको आंसर लगाएंगे, ये चलो बेल लगा देंगे, बट उनके दिमाग में BEL नहीं आएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, सी। नेक्स्ट, ओके, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ विच सिटी इज द होस्ट ऑफ, कोई एक्सरसाइज है जिसका नाम है F इंडेक्स 2023, जिसमें इंडिया प्लस 24 अफ्रीकन नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है F इंडेक्स 2023। ये पूछ रहा है कि कौन सी सिटी उसे होस्ट कर रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, पुणे। पुणे में है ओध मिलिट्री स्टेशन, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। आंसर है पुणे, और पुणे महाराष्ट्र, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 15, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विल बी इंप्लीमेंटेड एज विच टाइप ऑफ स्कीम। तो एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये लॉन्च की गई है फॉर द पीरियड ऑफ 2022 टू 2027। एक बार प्लीज चेक कर लेगा ये वाला। और आपको पता ही है कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं, ऐसी पॉपुलेशन है 15 और अबव जो इलिटरेट है। तो उन लोगों को लिटरेट करने के लिए ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और हमारी जो पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी, उसी का एक ये आगे का आप कह सकते हो उसी का एक लिम्ब है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये इसका आंसर है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा का सारा खर्चा सेंटर उठाती है 100%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में रेशियो होता है कि 60% हम देंगे, 40% आप दो, या 90% हम देंगे, 10% आप दो। ठीक है, जैसे कि मिड डे मील एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें राशन, आना जाना, सामान का लाना सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, स्टेट गवर्नमेंट को बना के देना है। तो वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। देखो, हैदराबाद है, हैदराबाद के अराउंड ना 50 वाटर बॉडीज है जिनको रिजुनेट करना है। रिजुनेट का मतलब वो धीरे धीरे मर रही हैं, उनको रिजुनेट करना है, उनको नई लाइफ देनी है। और ये देनी जरूरी है अगर हमें अपने नेचर को बचाना है। ठीक है, तो अब हैदराबाद है तो आंसर क्या है, तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट, a space system design lab has been recently inaugurated in which is UT, state और UT। एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब को डेवलप किया गया है, किस स्टेट या यूटी में किया गया है, आंसर है बच्चों गुजरात। एक बहुत बड़ा फीट है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसेंटली डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है विद विच यूरोपियन नेशन। क्वेश्चन ये है कि इंडिया साइंड अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन नेशन, किसी यूरोपियन नेशन के साथ ऐसा किया है हमने। ठीक है, डिफेंस एग्रीमेंट में क्या है कि हमने अग्री किया है कि हम एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अगर कोई आम आप बिल्ड करते हो तो हम आपकी डेवलप करेंगे। अगर कभी किसी चीज़ की हमें एक दूसरे को कोई जरूरत हुई और जो रिसोर्सेज हमारे पास हुई हम उसे क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। एंड दैट इज डिफेंस एग्रीमेंट। और इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, रोमानिया। क्या आंसर हो गया, रोमानिया के साथ हमने ये अग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज। आपको पता ही है कि हम पूरे दिन में कितना वेस्ट करते हैं, तो लोगों को ये कहना कि भाई वेस्ट कम करो, क्योंकि चीजें जो भी बनती है वो रिसोर्सेज से बनती है। आप कोई भी चीज हो, इस दुनिया की कोई भी चीज हो, हमने रिसोर्सेज यूज किया। आपने अगर 2 रोटी खानी है तो 2 रोटी बनाओ, 4 रोटी क्यों बनानी है अगर आपको वेस्ट करना है। कितना पानी लगा होगा उन 2 रोटी को बनाने में,
आपको जितना खाना है उतना खाओ, जितना सामान चाहिए उसके हिसाब से यूज करो। एक पेन की जरूरत है तो एक पेन यूज करो, 2 पेपर की जरूरत है तो 2 पेपर की यूज करो, 10 पेपर क्यों यूज करना होगा। तो जीरो वेस्टेज डे को आगे मतलब इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक डे बनाया जाता है ऑन मार्च 30। ब्रावो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च अंडर विच स्कीम। ठीक है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, देखो इसमें देश के यूथ को स्किल डेवलपमेंट की जाती है। स्किल डेवलपमेंट से क्या होगा, उन्हें जॉब मिलेगी। तो ये कह रहा है कि जो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव है ये किस स्कीम के तहत लिया गया है, तो स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना। ठीक है, अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेटो का 31st मेंबर कौन बना है। नेटो एक इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस है। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर मेरे एक मेंबर पर किसी ने हमला किया तो सभी मेंबर्स उसका साथ देंगे। इसमें ऑलरेडी 30 मेंबर्स हैं। रिसेंटली कोई नया मेंबर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पूछ रहा है वो 31st नंबर का कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है बच्चों, फिनलैंड। तो 22 का आंसर क्या है बच्चों, 22 का आंसर है ए, फिनलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग। वाराणसी के किस प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग मिला है। तो एक तो आपको पता ही होगा, आपने गाना सुना होगा फेमस, खाई के पान बनारस वाला। ओके, तो वो जो गाना अमिताभ बच्चन का था, खाई के पान बनारस वाला, उसको जीआई टैग मिला है। अब आपने देखा होगा कहीं पे भी गाजियाबाद में हो तो वहां लिख देते बनारसी पान, अब देहरादून में है तो वहां पे लिख देते बनारसी पान, कोई नहीं लिख पाएगा क्योंकि अब उसको जीआई टैग मिल गया कि बनारसी पान वही लिख पाएगा जो बनारस में है, और कोई बनारसी पान नहीं लिख पाएगा। इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। अब आपने वही बनारसी पान देहरादून में खा लिया और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो आप तो अमिताभ बच्चन को बोल दोगे ना, वो तो बहुत खुश हो रहा था, गाना गा रहा था खाई के पान बनारस वाला, और मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। बट नहीं, बनारस में जाके जो आप ये टैग वाला पान खाएंगे, मतलब कि ये बनारस में ही ये पान मिलते हैं। तो ऐसा किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए ये जीआई टैग जैसा सिस्टम दिया गया है। ठीक है, और ये जीआई टैग जो है ये जीआई टैग एक्ट है, और ये आया था 1999 में। ठीक है, और बनारस का कौन से 2 प्रोडक्ट, ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो गया सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बनारस का लंगड़ा आम, आपने देखा होगा बहुत सारे आम होते हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अल्फोंसो, बहुत तरह के आम होते हैं। बनारस का लंगड़ा आम और पान दोनों को जीआई टैग दिया गया। विच इंडियन space agency startup successfully tested a 3D printed cryogenic engine that is based on anything cold। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं उसको, जैसे कि कोल्ड और कूल गैस। 3D प्रिंटेड का मतलब यह है कि एक मशीन के द्वारा प्रिंट किया गया। आपने देखा होगा प्रिंट जनरली 2D होता है। अब देखो जैसे कि मेरे को अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर मेरे को ये पेड़ बनाना है तो मैं इसको 3D प्रिंटर से बना सकता हूँ, उसके अंदर मटेरियल से वो इसे इस तरीके से बना देगा, दैट इज 3D प्रिंटिंग। अदरवाइज क्या था, कोई कैलेंडर टाइप आपने देखा 2D प्रिंटिंग होती है। कोई भी चीज आजकल बन जा रही है बाय मशीन्स और उसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग से इंजन ही बना दिया, और वो किसने बनाया, स्काईरूट एरोस्पेस ने, ब्रावो ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट, एक इंडिया की वेट लिफ्टर है जिनका नाम है संजीता चानू, जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल हो गई है। ये वही संजीता चानू है जिन्होंने 2018 में हमें कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने हमें गोल्ड दिलाया था इन वेट लिफ्टिंग। तो इंडिया के लिए बिग ब्लो है, बट इनको 4 साल के लिए डोप टेस्ट में, क्योंकि ये फेल हो गई थी, 4 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। नाम है संजीता चानू
ये है कौन से स्टेट से? ये मणिपुर स्टेट से, मणिपुर स्टेट से, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो एक इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2022, उसमें देखा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे जस्टिस डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, बहुत फास्ट जस्टिस डिलीवरी हुई है। आपने एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस देने में देर हो रही है तो जस्टिस हो ही नहीं रहा है। और इस बारी जो टॉप किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, उसका नाम क्या है? कर्नाटका, ए। ओके, नेक्स्ट। अब G20 डायलॉग फोरम है, उसमें एक B20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। B20 का मतलब है बिजनेस 20। ये कह रहा है कि क्योंकि G20 इंडिया में होना है तो बिजनेस 20 का फोरम है। ये कहां पे हुआ है? ये हुआ बच्चों कोहिमा में, डी। नेक्स्ट, आईपीएल हिस्ट्री में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन बन गया? हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 50 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री? उसका आंसर है बच्चों खलील अहमद। और जब मेरे को मिलोगे तो बताना मेरे को कि खलील अहमद आईपीएल की किस टीम से खेल रहा है। रास्ते में रोक के बताना है आंसर इसका, ठीक है? खलील अहमद। नेक्स्ट, अभी किसी प्लेयर ने 5000 रन पूरे किए हैं। वैसे 7 प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये फीट अचीव की है, इंक्लूडिंग दिस वन। ओके, और आपसे पूछना है, देखो ये तो नहीं होंगे, ये तो नहीं, समझ लो आप। हाँ, अभी रिसेंटली किसी प्लेयर ने 5000 रन पूरे किए हैं। टोटल नंबर है 7। विराट कोहली उनमें से एक नाम है, आई थिंक रोहित शर्मा एक नाम है उसमें से। ओके, और भी बहुत सारे नाम होंगे, मेरे को भी फिलहाल याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो 7 प्लेयर्स है। रिसेंटली किसने अचीव किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने ये फीट अचीव किया है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच बैंक रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स? मतलब किसी बैंक ने अपनी पूरी की पूरी ब्रांच में बस स्टार्टअप्स के लिए ही ओपन कर दी है कि भाई ये जो ब्रांच है यहाँ पे स्टार्टअप्स वाले अपने आइडिया लेके आएंगे, उनको लोन देना है या नहीं देना है ये हम बैठ के यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। वहां पे कोई और फंक्शन नहीं होगा। और ये एक बड़ी बात है, मतलब स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा पुश देने के लिए किसी बैंक ने अपनी पूरी की पूरी ब्रांच डेडिकेट कर दी है, और बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत कम टाइम लेते हुए आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। डीडीए का इनिशिएटिव है, हमसे जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.